वेलकम टू केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म और मैं आपका होस्ट एंड मेंटर देवेंद्र कुमार। आज यहाँ पे साइंस की कुछ बातें लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हमारे लिए जो था मैं पढ़ा रहा था, है ना, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की बात कर रहा था, जिसमें कि कार्य की बातें हमारी हो चुकी थी, है ना। हमने कार्य की बातें कर ली थी। कहीं पे जाकर के एक जगह ऐसा आया था जहां पे ऊर्जा की भी मेरी बात हो चुकी थी, और ऊर्जा के प्रकार में, है ना, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी में जो है, यहाँ पर क्या था कि कुछ लाइन वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गई थी, लाइट एक चल गया था, तो वहां से फिर हम पढ़ा नहीं पाए थे। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और वहां से स्टार्ट करने का मतलब है कि अभी जो है मैं वहां पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि आखिर क्या होता है हमारा ऊर्जा का प्रकार, है ना। सबसे पहले हम ऊर्जा के प्रकार की बात करेंगे, दोबारा से हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार के बारे में, ठीक है। आज की बात होगी ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार में हमारे पास यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात होगी यहाँ पे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसकी बात होगी हमारी, है ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में जो हम जनरली जो देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन जनरली जो ज्यादा चीजें हमें पढ़नी होती हैं, उसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा हमारे पास रहता है क्या? दूसरा हमारे पास रहता है गतिज ऊर्जा, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले डिफाइन भी करते हुए जाते हैं और उसके बाद हम आगे की बात भी करते जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहां से हमारे पास क्या है कि हम जो है पहले बात कर लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है, किसी वस्तु किसी वस्तु के कारण, किसी वस्तु के कारण उस वस्तु में उस वस्तु में स्थिति के कारण, यहां पे देखिए थोड़ा डेफिनेशन को मैंने कुछ वस्तुओं का ज्यादा ही प्रयोग कर लिया हमने, है ना। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण लिखना है ना। किसी वस्तु में यदि यदि उसकी स्थिति के कारण, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, यदि के बजाय जो लिख सकते हैं ना, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति, है ना, स्थिति के कारण जो ऊर्जा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा उस वस्तु में विद्यमान रहती है ना, या जो ऊर्जा, देखिए हम बोलते तो हैं लेकिन लिख देते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, या जो ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान रहती है, उसके अंदर
विद्यमान रहती है उसी को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे पास है और उस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा विद्यमान रहती है, ठीक है, या फिर उस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसी को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु, जैसे मान लो कि हमारे पास पेन है, ठीक है, तो अभी इस पेन की ये स्थिति है, ठीक है, तो इस पेन की ये जो स्थिति है, इसी स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा होगी, ताकि अगर हम इसको क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और जब गिरेगा, मान लो किसी वस्तु पे गिर गया, मान लो तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे पैर पे, किसी सेंसिटिव जगह पे गिर गया, तो क्या होता है, चोट लगती है ना। तो जो चोट का एहसास होता है, इसके अंदर ऊर्जा है, तभी तो आपको ये क्या कर दिया, आपको वर्क छटपटाने के लिए मजबूर कर दिया, है ना, आपको जो है डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर कर दिया, आप डिस्प्लेस हो सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे पास कि कोई भी वस्तु हो, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सबके अंदर जो होती है ये ऊर्जा विद्यमान होती है, और वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में है। जिस स्थिति में रहेगा वो उसी स्थिति में अपने अंदर ऊर्जा समेटे रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम लिख देते हैं एनर्जी which due to state energy which due to state or position in any object then it should be then it is known as, है ना, then it is known as potential energy। ये ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या रहता है कि अगर किसी भी वस्तु में, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु, यहां पे लिखा है एनर्जी विच ड्यू टू स्टेट और पोजीशन इन एनी ऑब्जेक्ट, है ना, देन इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी वस्तु में, है ना, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है ना, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं सबको। चलिए, अब यहां से हम लोग आगे की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास हो गया। अब यहां से क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइप्स होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात अगर करेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। हमारे पास ये चीजें भी होती हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, तो हम लोग जो है इसमें बात करेंगे आगे। तो लिखेंगे पहले टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, या इधर ही लिख सकते हैं, लास्ट वाले पॉइंट पे ही लिख सकते हैं, यहां पे ही लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं
टाइप्स पहले हिंदी ही लिख देते हैं क्या, ठीक रहेगा। यानी स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग पहले अब इसकी भी स्थिति यानी कि इसके भी प्रकार को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात और करेंगे, है ना। चलिए अब तो इसमें पहला जो प्रकार हमारा होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बार बार इंग्लिश लिखने की आदत है इसलिए पहले इंग्लिश ही लिख देते हैं, जिसको लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, है ना। यदि किसी वस्तु में, इसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु में, है ना, गुरुत्वाकर्षण 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 की स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु में जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी वस्तु की स्थिति डिसाइड की जाती है। जैसे में मान लो कि कोई वस्तु काफी हाइट पर है, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे कोई काफी हाई बिल्डिंग पे रहता है, वहां से कोई गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर 5 मंजिला 10 मंजिला से गिरा तब तो राम नाम सत्य हो गया उसका, है ना। राम नाम सत्य हो गया, लड्डू पेड़ा बट गया, ठीक है, जलेबी पूरी भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई 2 तल्ले से या 3 तल्ले से गिरता है, उसमें भी जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं, मान लो कि 1 फ्लोर छत पर से गिर गया, ठीक है। अब छत पर से गिर गया तो अब कहेगा कि हाथ पैर टूट गया, ठीक है। तो अब 1 फ्लोर से अगर कूदा तो हाथ पैर टूटा, ठीक है। 4-5 फ्लोर से कूद गया तब तो ऊपरे चल गया, यानी स्थिति उसकी बदल गई, यानी कंप्लीटली उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, पृथ्वी पर से ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। वर्क तो हुआ, वो आदमी गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके अंदर स्थिति। अब जैसे मान लो कोई बेंच पर से कूदा, मान लो चौकी पर से कूद गया, पलंग पर से कूद गया, कम चोट लगेगी, यानी उसकी स्थिति जो थी
वो क्या हुई, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिति, कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति, जो ऊर्जा होगी वो हाइट पे डिपेंड करेगी, यानी ऊंचाई पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे ऊंचाई घटता जाएगा वैसे वैसे उसका जो स्थितिज ऊर्जा उसकी जो होगी वो भी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का जो इक्वेशन होता है हमारे पास, इसको ही पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई कहते हैं। इसको कहा जाता है mgh। mgh का मतलब हो गया मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h मतलब हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट पे हो गया, यानी हाइट बढ़ेगा या घटाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा या बढ़ाएगा, यही चीज हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हम इसका अगर इंग्लिश वर्जन लिखें, है ना, तो लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल potential energy is defined as the energy in any object due to its height। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, अगर किसी भी वस्तु के अंदर उसके अंदर एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स हाइट, यानी उसके हाइट यानी उसकी ऊंचाई की वजह से। तो हिंदी में गुरुत्वाकर्षण लिखे सर, तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही यही, गुरुत्वाकर्षण तभी काम करेगा जब किसी हाइट पे रहेगा उस तरीके से, है ना। तो डायरेक्ट भी आप यहां पे लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु में ऊंचाई की स्थिति में ऊर्जा विद्यमान रहती है तो उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। यहां से भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन खैर जो हमने लिखा है वही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि ये m क्या है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, जहां, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जहां। तो जहां में क्या होगा, m जो होगा, m मास है यानी कि द्रव्यमान है, ठीक। g जो है आपका, ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं सिंपली। गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है आपका क्या है, हाइट है। यानी ऊंचाई। समझ गए बात को। तो ये चीजें आपकी होती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का ये आपका डेफिनेशन है, और यहां पे ये चीजें होती हैं और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तनाव, है ना, तन्यता। इलास्टिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, तन्यता, है ना। ये वो कहोगे कि सर टेंशन भी तो होता है, तो उसको इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक का प्रत्यास्था भी हम लोग बोलते हैं, है ना। बात यहाँ पे ये भी होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड नंबर पे, क्या लिख सकते हैं, प्रत्यास्था। स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या है, ठीक है, हम लोग इसको भी देखेंगे, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु की स्थिति में हम बदलाव करना चाहते हैं तो यह ऊर्जा उसका विरोध उत्पन्न करती है, उसका विरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जैसे मान लो कि आप देखो रबड़ है ना, रबड़ को खींचो, रबड़ को जब खींचोगे तो जब तक उस पर फोर्स लगाए हुए रखोगे आप, तब तक वो क्या रहेगा, खींचा हुआ रहेगा। जैसे ही आप फोर्स हटाते हो वो वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो ये किस वजह से आता है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, यानी उसकी प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा की वजह से जो होता है, इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है। या फिर स्प्रिंग वगैरह को आप देखो, है ना, जब स्प्रिंग वगैरह को आप देखोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को दबाओ, जब तक उसको दबाए हुए रहोगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्रत्यास्था जो स्थितिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है पूरी तरीके से वस्तु की प्रत्यास्था गुण पर, है ना, उसकी प्रत्यास्था गुण पर निर्भर करता है कि वो कितना ज्यादा प्रत्यस्थ है, यानी कितना ज्यादा रिजिड है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ठोस होता है, उसकी प्रत्यास्था बहुत हार्ड होती है, बहुत ज्यादा होती है, जल्दी टूटना नहीं चाहता है ना, वो अपनी स्थिति को बदलना, तुम लोहे को उसकी स्थिति बदल के दिखाओ, आसानी से बदल लोगे, नहीं बदल पाओगे। यानी कि जो अपनी स्थिति को बदलने का विरोध उत्पन्न करता हो, यानी अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। बात समझ में आ गई। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं, है ना। तो लिखते हैं इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी in any body then this energy will be opposed to deform it. So it is called elastic potential energy. Elastic पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये डिपेंड करेगा आगे चल करके जब बताएंगे तो हुक्स लॉ वगैरह पे डिपेंड करेगा, हुक्स लॉ पढ़ाएंगे, है ना, जब वो बताएंगे तब इसके बारे में भी हम बता देंगे। फिलहाल आपका इलास्टिक यानी प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपका यहाँ पे
दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे होता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यानी रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। थर्ड, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम सिर्फ सभी का डेफिनेशन लिखा रहे हैं क्योंकि सारे के डेफिनेशंस को जानना जरूरी होता है। ठीक है, सारे डेफिनेशंस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड न्यूक्लियस की बात करते हैं, बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, है ना। यहां पे बात ये हो जाएगी कि रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में, है ना, लिखेंगे इस प्रकार इस प्रकार की ऊर्जा में पदार्थों के पदार्थ पदार्थ में अणुओं के बीच बंधन क्षमता बंधन क्षमता है ना, पदार्थों में अणुओं के बीच बंधन क्षमता के रूप में संयोजित होती है। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्जा में जो होता है क्या होता है, पदार्थों में अणुओं के रूप में, है ना, अणुओं के बंधन क्षमता के रूप में संयोजित रहती है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, है ना, इन इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी in chemical potential energy, the energy stored between stored in between मत लिखिए, stored in the bond of molecules, है ना, इन इन द बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, यानी कि अणुओं के बंधन क्षमता के रूप में क्या रहता है, वो एनर्जी स्टोर रहती है। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें होती हैं यहां पर। अब यहां से क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट, विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हमारे पास। ठीक है, यानी तो इसको क्या लिखता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा आवेशित आवेशित दो या दो से अधिक, है ना, आवेशित दो या दो से अधिक कणों या सिंपल लिखिए ना, आवेशित कणों के रूप में, दो या क्या बीच में थोड़ी लिख रहे हैं, सीधा लिखना है ना, आवेशित कणों के रूप में विद्यमान विद्यमान होते हैं। समझ गए बात को, यहां पे ये चीज है, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा आवेशित कणों के रूप में विद्यमान होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी in the form of charged particles यहाँ पे एनर्जी दोबारा लिखना है, इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी विल बी, ये लिखना है, एनर्जी विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये पूरा सेंटेंस लिखना था, है ना, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझ गए बात को, यहां पे ये चीज है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। और आपके लिए एक बीच में छोटी सी ये भी जानकारी मैं दे दूं कि आप लोग का जो है एस्टेट का फॉर्म आ चुका है, 11 तारीख से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, आज 12 तारीख है, यानी कल से फॉर्म भरा रहा है। तो जो भी, चूंकि आप लोग के पास तो खबर पहुंच ही गई होगी, है ना, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, आप लोग के लिए जो है एस्टेट का फॉर्म आ चुका है, आप लोग उसको भर सकते हैं अब, है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, ज्यादा टाइम दिया नहीं गया है ना, मात्र 19 सितंबर तक की डेट है भरने का, तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। दूसरी बात कि एस्टेट का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना, बहुत जल्द वो भी स्टार्ट होगा। मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि मैं स्टार्ट करूंगा, बट कुछ और टेक्निकल फॉल्ट और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है ना, लेकिन बहुत जल्द ही इधर ही 1-2 दिन के अंदर ही आपका वो भी स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 1 के लिए डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, स्टेट का जो पेपर 1 होता है मैथ्स और साइंस का, है ना, तो उसके पेपर को भी एनालिसिस और डिस्कशन शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द शुरू करेंगे उसको भी। बात समझ में आ रही है,
तब क्या करना है, तब आप लोग को तब उसके लिए क्या करना होगा, हमारे केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, है ना, बेल आइकन को दबाना भी पड़ेगा। और उसके बाद बाकी जो भी इसके टेस्ट सीरीज वगैरह हैं आप लोग वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वहां पे। आपको जो है बाद बाकी जो टेस्ट जैसे दरोगा का टेस्ट है तो वो आप ऐप पर जाकर के भी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर www.kvrlearning के वेबसाइट पे जाकर के आप वहां पे भी टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और वहां पे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, बीपीएससी एईडीओ का भी वहां पे टेस्ट अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं, दरोगा का दे सकते हैं, है ना, रेलवे का दे सकते हैं वहां पे। तो वहां पे सारी चीजों का टेस्ट अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं वहां पे जाकर के। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है एक देना पड़ता है ना, कि इसको एक प्रोटोकॉल कहते हैं कि भाई आप पढ़ा रहे हैं तो भाई ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। तो है ना, ये प्रोटोकॉल फॉलो मैंने कर लिया और आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप जो है उस चीज को जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी हो गई, ठीक है। अब यहां से और भी एक चीज और देखेंगे, एक लास्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे तीसरे नंबर का ये पोटेंशियल एनर्जी था ना भाई, ये तीसरे नंबर का था, ठीक। चौथे नंबर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बाद आएगा न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पहले हिंदी लिखना था ना, नाभिकीय, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा है, जिसमें कि आपका जो है, और आगे पढ़ेंगे इसका इंग्लिश पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए ये जितनी भी चीजें हम लिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग तो अब कोई बच्चे रहे नहीं, ठीक है, आप लोग अब बड़े हो, सारे बड़े लोग हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, सारे के सारे मैच्योर लेवल को टच कर चुके हो, है ना, कुछ मैच्योरिटी के एक लेवल ऊपर भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, इसको बोला ही जाता है जनरल कंपटीशन, यानी सामान्य प्रतियोगिता। तो सामान्य प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक एज ग्रुप तक जो है आप लोग सारे लोग जो है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है साइंस में, है ना, कि एक एज ग्रुप तक जो होता है, एक एज का एक लिमिटेशन बनाया गया है कि इस एज ग्रुप तक के जितने भी जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो भी लोग हैं, स्टूडेंट नहीं कहेंगे, जो भी लोग हैं वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वो जो होते हैं उनका दिमाग भी जो है ना इस एज ग्रुप तक काफी अच्छा खासा काम कर जाता है ना। बहुत सारे बच्चे तो अब एक्सट्रीम जो है वो एज लिमिट दे दिया जाता है, कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं बहुत कम भी है। जैसे कि सेंट्रल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएट लेवल के, उसमें क्या होते हैं 31 साल, है ना, और 32 साल का, एक पिछले साल जो एनटीपीसी वगैरह जो आया था उसमें 32 साल लगाया गया था, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था ना, पेंडेमिक के कारण जो है कंपटीशन एग्जाम हो नहीं सके थे, तो उसमें 32 इयर्स किया गया था, है ना, यानी मैक्सिमम एज। लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट है हमारी, है ना, वो जो है इसमें क्या करती है 37 एज ग्रुप डाला गया है मैक्सिमम। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना होता है कि भाई इस एज ग्रुप तक के जितने भी व्यक्ति हैं उनका दिमाग जो है अच्छा खासा काम करता है, ठीक ठाक काम करता है, कि वो किसी भी कंपटीशन में बैठ करके वो अपने लास्ट लेवल, लास्ट टाइम पर भी जाकर के वो कंपटीशन निकाल सकते हैं और वो जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, है ना, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। उसके बाद वैज्ञानिकों का भी कहना है कि उनका दिमाग जो होता है ना धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 40 42 45 जो होता है ना, वैसे तो दिमाग जितने कहा जाता है ना, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा दिमाग होगा, है ना, तो उस तरीके से तो कोई एज लिमिट होना ही नहीं चाहिए, है ना। एक इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, चाइना का एक कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें जो होता है ना एक जो कहते हैं ना किसी भी एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट, है ना, टफेस्ट एग्जाम होता है, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे वही एग्जाम है ना, चाइना का ही एग्जाम माना जाता है सबसे टफ लेवल पे। उसके बाद फिर आपका जो आता है वो इंडिया का यूपीएससी आता है ना। उसके बाद फिर आईआईटी आ जाता है, फिर तो अपने अपने कंट्रीज की और भी बातें होती हैं, है ना, हर लोग। लेकिन
टॉप पे जो है ना वो ही माना जाता है चाइना का कंपटीशन है। उसमें कोई भी एज ग्रुप का आदमी डाल सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। वो एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे इंडिया में हमारे पास सीयूईटी की डिग्री होती है ना, सीयूईटी कंपटीशन जो क्वालिफाई करता है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, है ना। उसी तरीके से चाइना का, तो वो चाइना का जो कंपटीशन है उसका नाम है गाओकाओ, है ना, उसका नाम ही है गाओकाओ। अब गाय और काई काई तो करेगा नहीं, यानी गैया जो है कौवा, कौवा नहीं तो काई काई करेगा नहीं, तो गाँव का उसका नाम है। चाइना का जो एग्जाम होता है ना गाँव का, तो चाइना के लोगों का ये मानना है ना कि जितने लोग जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके पास दिमाग उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि भाई उनके पास अनुभव भी होता है और उनके पास ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होता है। लेकिन इंडिया में ऐसे चीजों की कमी है ना। यहाँ पे क्या होता है कि भाई कंपटीशन में बैठने लायक एक एज लिमिट लग गया, नहीं तो भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, 140 करोड़ की आबादी है, अगर एज लिमिट ना लगाए तो सबको देखो आए दिन सब जो है वो फॉर्म ही भरता रहेगा, और फॉर्म भरता रहेगा फिर क्या होगा, तो इससे तो सरकार को भी फायदा है भाई कि उसके फंड में पैसे जमा होते रहेंगे। क्योंकि भाई एस्टेट का जो देखो ना, आप देख सकते हो कि एस्टेट का जो फॉर्म गिरेगा, जो लिया जा रहा है फी, एग्जाम फॉर्म फीस जो लिया जा रहा है वो 960 रुपया लिया जा रहा है। भाई साहब सोच लो, इतने ज्यादा, इतना यानी ऑलमोस्ट लगभग लगभग ये 1000 रुपए के आसपास है, ठीक है। फॉर्म तो तगड़े गिरेंगे इसमें, है ना। यानी कि बिहार सरकार के जेब में बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं, ठीक है, इससे। और इतने पैसे जाएंगे कि जो भी टीचर इससे बहाल होंगे, यानी कि बीपीएससी टीयर 4.0 में जितने भी टीचर जो है वो सिलेक्ट होकर के जाएंगे, वो उनकी जो सैलरी बनेगी वो इन्हीं सैलरी से बन जाएगी। क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे जो एग्जाम नहीं देते हैं, है ना, फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, है ना, तो उनके पैसे तो रिफंड होते नहीं है, पैसे तो सरकार की जेब में चले जाते हैं, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो ये चीज है। तो अगर ये देखा जाए तो सरकार को इससे काफी फायदा होगा। उसके फायदा ये होगा कि अगर कोई एज ग्रुप नहीं लगाया, मतलब एक एज लिमिट नहीं लगाया, जिसको देखो वही सब फॉर्म भर रहा है। अगर 60 वर्ष का आदमी है तो वो भी फॉर्म भर देगा। अब 60 वर्ष का आदमी है तो वो जॉब कितने साल तक करेगा, तो भाई 100 साल तक तो कोई जीता नहीं है ना। 5 साल और जॉब करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, यही हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है ना, ठीक है, जब आप एक एज पे पहुंचते हो आप, ठीक है, जब आप एक एज पे पहुंचते हो ना, आपके पास आपका मानसिक विकास हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है कुछ एज तक, फिर उसके बाद वहां से मेंटल डेवलपमेंट भी डाउन होना शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद वो जो होता है बच्चे की तरफ बिहेव करने लगते हैं। जैसे बूढ़ा बूढ़ी जो होता है वो कहता है कि बच्चा की तरफ बिहेव, बच्चा की तरफ बिहेव करने लगते हैं, किसी भी चीज को जिद पकड़ लेते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो यहां से हमारे पास क्या होता है ना कि एक चीज हम देखते हैं यहां पर कि एक एज ऐसा बनाया गया है ना, कि अगर आप उस एज पे पहुंचते हो तो वहां तक जो है आपका ब्रेन भी काम करेगा और आप सब कुछ अच्छा से काम कर सकते हैं, है ना। हाँ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मान लो कि कोई 50 वर्ष का आदमी है ना, 50 वर्ष के आदमी, 55 वर्ष का आदमी है, मान लो कोई है, ठीक है, और एक कोई 25 साल का लड़का है ना, 21 साल का लड़का है, या मान लो 30 साल का ही लड़का है, तो वो जितनी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता है, उतनी एफिशिएंसी के साथ वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकल हेल्थ डाउन हो रहा होता है। हाँ, एक्सपीरियंस है उसके पास, 50 साल वाले आदमी के पास क्या एक्सपीरियंस है, दिमाग उससे ज्यादा होगा। अगर मान लो कि अगर वो आदमी जो है फिजिकली काफी फिट है और फिजिकली एफिशिएंसी उसकी काफी ज्यादा है ना, तो एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से क्या होगा कि उसका मेंटल एफिशिएंसी कम होगा, है ना, और उनके पास मेंटल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो बात ये है, बस इतनी सी बात है, बस इसी 2 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जो है ना एज को लिमिट किया गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, तो आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो एज भी पार हो रहा होगा, है ना, बहुत सारे अपने बाउंड्री लेवल पे होंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और ध्यान से पढ़ करके क्या है कि कोशिश कीजिएगा कि एस्टेट क्वालिफाई हो जाए, बीपीएससी भी क्वालिफाई ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई बीपीएससी क्वालिफाई, तो बीपीएससी जब क्वालिफाई होगा ही नहीं तो फिर उस एज का रख के क्या करोगे, एस्टेट का रख के क्या करोगे, अचार थोड़ी डालना है। अगर आपके पास आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, इन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स हैं, है ना, वो सारे व्यूअर्स का एस्टेट क्वालिफाई हो जाए। मान लो हमने भगवान से माना है क्वालिफाई हो गया, लेकिन जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करोगे ही नहीं तो उस एस्टेट के कागज का क्या करोगे आप। अब जिनका मान लो कि जो एकदम बाउंड्री लेवल पे, मान लो 36 साल के हो चुके हैं, 37 होने में बस कुछ ही समय बाकी है, वो स्टेट क्वालिफाई कर गया और वो जो है बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो स्टेट का क्या करेगा, अचार तो नहीं डालेगा। तो बस ये गवर्नमेंट की बस एक फालतू की एक
पैसा कमाने की एक तकनीक है ना। जितने भी टीचर्स होते हैं बस पढ़ाने के लिए जो होता है, पहले के समय में जो, आज से चले जाओ ना 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, चाहे अंग्रेज के समय में चले जाओ ना, चाहे अंग्रेज से आजादी के बाद आ जाओ, यानी 47, 50, 55 से के आसपास आ जाओ, है ना, 1960, 70, 80 के दशक का, है ना, 90 तक ले लो ना, 90 तक ले लो, उसमें फिर 90 के बाद से तो फिर बीपीएससी जो है, बाकी और भी टीचर, उस समय ना लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी, यानी टीचर भी अगर है ना पकड़ पकड़ के टीचर बनाया जाए। चल 8वां पास भी, एक मेरे नाना थे, मैं बता रहा हूं, मेरे नाना था, वो 8th क्लास पास होकर के वो टीचर बने थे। सोचो, अभी तुम 8 क्लास पास करो, आप लोग टीचर बनाएगा, हाँ टीचर चपरासी बन। और उस समय सोचिए कि आप लोग 8 क्लास, तो अभी का समय क्या, तो ये क्यों किया गया पता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, स्टूडेंट्स कम है, टीचर्स ज्यादा है। अभी के समय में क्या होता है ना, जिसको देखो अब क्या कर रहा है कि जो भी स्टूडेंट हो रहा है ना, वो जो होता है वो टीचर बनने का ही आप ख्वाब रखते हैं कि भाई टीचर ही बनना है, डायरेक्ट उनका ख्वाब एक ही होता है, टीचर बन जाना है। तो वो डीएलएड कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, है ना, या फिर वो एकदम लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि चलो भाई वो नहीं हो पाया ना, तो बीएड किए हुए रहेंगे तो कहीं ना कहीं से तो टीचर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि टीचर में सबसे ज्यादा है ना, 37 साल उम्र है, निकल ही जाएंगे, है कि नहीं बात। तो ये सारी चीजें होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिए जो होते हैं बैड इंपैक्ट लेकर के आते हैं। तो बस ये कुछ नहीं, बस आप लोग अच्छे से चिल मारना, 50% पे तो सिलेक्शन है, 50% नंबर लाने हैं। माना कि 50% काफी टफ है, उतना भी लाना काफी मुश्किल बात हो जाती है ना, लेकिन बस उतना पे ही क्वालिफाइंग है। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान रखिएगा। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं, काफी बातें हो गई, तब तक हम बढ़ते हैं किस चीज पे, हम लोग बढ़ते हैं नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा पे बढ़ते हैं, यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु में, है ना, कि जब नहीं लिखिएगा, है ना, वस्तु न्यूक्लियस यानी नाभिक में, है ना, वस्तु के नाभिक में के नाभिक में संचित ऊर्जा को नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, आपको ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना, a nucleus of चाहे आप लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस of an object is known as nuclear potential energy. Nuclear potential energy, ठीक है, यानी जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस में स्टोर रहता है उसी को हम लोग न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हमने आपको जो है बताए हैं, क्या बताए, 4 टाइप्स के आपको बताए हमने ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि आप लोग को दिखाया हमने, ठीक है। ये 4 टाइप के, जैसा कि पहला था हमारा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सेकेंड आया स्थितिज ऊर्जा में उसके प्रकार, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार आ गए। तो पहला में हमने क्या लिखा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दूसरा में हमने लिखा प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर तीसरा में हमने लिखा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
और हमारे पास तीसरा में था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर चौथे में आया नाभिकीय ऊर्जा। यानी 5 प्रकार के हो गए ना, 1 2 3 तो इसी में 3 5 प्रकार के हो गए है ना। चलिए, यानी कि ये चौथा था हमारा और ये पांचवा था हमारा, है ना। ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि 5 प्रकार के हमने आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया। बात समझ में आ गई यहां से। अब जो है हम लोग बात करेंगे, अब यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि गतिज ऊर्जा की। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी दूसरे टाइप की गतिज ऊर्जा। इसके प्रकार नहीं होते हैं भाई साहब, इतना हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, लिखाएंगे क्या मतलब कि उसके प्रकार होते ही नहीं गतिज ऊर्जा के, है ना। काइनेटिक एनर्जी, ये सिंपल सी बात। ठीक है, ये चीज। अब काइनेटिक एनर्जी में हमारे लिए हमारे बीच क्या आता है, तो लिखते हैं यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, है ना, उसकी गति के कारण उस वस्तु में ऊर्जा होती है, तो उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका हम इंग्लिश लिख लेते हैं, है ना, इंग्लिश वर्जन भी लिख लेते हैं। इफ एनर्जी of any object, if energy of any object due to its motion then it is known as काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीजें हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई, या फिर और आप ऐसे भी लिख सकते हो एनर्जी और यहाँ पे के। ठीक है, ये होता है हाफ mv²। ठीक है, ये होता है आपका। बात समझ में आ गई, ये आपका फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, तो किसी भी वस्तु में अगर उसकी गति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो हम लोग उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे। चलिए, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है भाई कि यहाँ पे क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। समझ में बात आ गई, ये गतिज ऊर्जा होगी। अब इसके बाद की और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जैसे कि हम लोग देखते क्या है, तीसरे प्रकार की ऊर्जा। पहला स्थितिज ऊर्जा देखे, फिर उसके प्रकार देखे, फिर दूसरा गतिज ऊर्जा देख रहे हैं। अब गतिज ऊर्जा के बाद की ऊर्जा की बात करते हैं, है ना। तो गतिज ऊर्जा के बाद की ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी।
ठीक है। अब किसी वस्तु में ऊष्मा के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम लोग उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। होता है ना, जब किसी वस्तु में ऊष्मा के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। समझ में बात आ गई? यानी कि एनर्जी डेवलप इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू its ड्यू टू हीट, है ना, ड्यू टू हीट, then it is called heat energy। बात समझ में आ गई? तो आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई। इसके बाद भी और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अब उन ऊर्जाओं पे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब करेंगे, है ना। आज के लिए ऊर्जा और ऊर्जा के जो प्रकार थे, है ना, उसको यहीं तक रहने देते हैं। और इसके क्योंकि ज्यादा बता देंगे तो क्या होगा, दिमाग से बाउंस करने लग जाएगा, है ना। कुछ भी ज्यादा, कोई भी चीज जो होता है, ज्यादा खाना खा लीजिएगा तो अपच हो जाता है, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है कि नहीं बात यहाँ पे। इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर सर में दर्द हो जाएगा और सर से बाहर निकलने लगेगा। जैसे खाना खा लेने के बाद जो होता है डिहाइड्रेशन होता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं उसके बाद क्या क्या होता है, ब्ला 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 सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अगर पढ़ा लेते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि दिमाग में भर जाता है, तो फिर वो बाउंस करने लगता है इसी से। तो हम लोग अब इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए और कंपटीशन की तैयारी कीजिए और वेट फॉर स्टेट क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग हमारे केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आकर के वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।